हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर मोशन। ये चैप्टर है क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं और तो और इस चैप्टर पर बेस्ड हम MCQs भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बारी आती है इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी समझाया है कि जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं तो इन सवालों को सॉल्व करने के पहले, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए रहते हैं उन्हें रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इन सवालों में होता क्या है कि आपके पास एक असर्शन का स्टेटमेंट आता है, आपके पास रीजन का एक स्टेटमेंट आता है। दोनों ही असर्शन और रीजन को आप बहुत ही केयरफुली रीड करके समझते हो और समझने के बाद इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करते हो। ABCD में से एक सही ऑप्शन आप चूज करते हो, लेकिन आप सही ऑप्शन तभी चूज कर पाओगे जब आपको ऑप्शन ABCD का मतलब पता होगा, और मतलब पता करने के लिए आपको डायरेक्शंस रीड करने ही होते हैं। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आने के पहले जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको हम फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं। डायरेक्शंस को रीड करने की प्रैक्टिस आप अभी से बना करके चलिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए हम कब चूज करेंगे? When both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो असर्शन को आपने पढ़ लिया, वो सही आपको लग रहा है। रीज़न आपने पढ़ लिया, वो भी आपको एक ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है। और पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई जो रीज़न है ना वो सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। फिर इसके बाद में ऑप्शन बी हम कब मार्क करेंगे? व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह सही है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन अनफॉर्चुनेटली असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हम कब चूज करेंगे? व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यानी कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक फॉल्स, एक गलत स्टेटमेंट है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी। और लास्ट ऑप्शन डी हम कब चूज करेंगे? व्हेन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। जब असर्शन कैसा होगा? फॉल्स होगा, गलत होगा, लेकिन रीजन कैसा होगा? ट्रू होगा। यानी कि असर्शन का स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है, और रीजन का स्टेटमेंट कैसा है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी। आई बात समझ में? कभी कभी ऑप्शन ई भी दिया रहता है। ऑप्शन ई का मतलब क्या है? जब असर्शन और रीजन दोनों के ही स्टेटमेंट्स कैसे हो? फॉल्स हो, तब हम जाते हैं ऑप्शन ई के ऊपर। अभी तो यहाँ पे आपको केवल 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं, कभी कभी सवालों में 5 ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ऑप्शन 5th या ई ऑप्शन क्या बताता है? जब असर्शन और रीजन दोनों ही क्या हो? फॉल्स हो। इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्शंस को पढ़ना एक बार बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास असर्शन आया, रीजन आया। असर्शन जैसे आपने पढ़ा तो आपको क्लिक हुआ कि यार असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो तो गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या? हमने क्या करा? जल्दबाजी में ऑप्शन डी मार्क कर दिया, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। लेकिन जो हमारा सवाल था उस सवाल में असर्शन तो गलत था ही था, रीजन भी गलत था, तो हमको वहां पे ऑप्शन ई चूज करना चाहिए था, लेकिन हमने ऑप्शन डी चूज किया। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ई यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको एक बार केयरफुली रीड करना है, इसके बाद में आगे बढ़ना है। तो हमने पढ़ लिए हैं सभी ऑप्शन, सभी डायरेक्शंस। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है? तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन हमसे क्या बोल रहा है? अच्छा, ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने की, कि असर्शन पढ़ लो और रीजन छुपा लो। क्यों छुपा लो? भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी लगा चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। इसका मतलब क्या कि ये चैप्टर हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, यानी कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के ऊपर हमारी नॉलेज कैसी है, काफ़ी अच्छी है, हमारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। तो जो भी असर्शन का स्टेटमेंट आएगा उसका रीज़न हम खुद पता कर लेंगे। हमें नहीं मतलब है कि सवाल में क्या रीजन दिया गया है। अगर आप असर्शन के बाद में सवाल का रीजन पढ़ लेते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये रीजन अगर सही होगा तो अच्छी बात है, अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो आप ऑप्शन सी मार्क कर दोगे, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, फिर आपके पास ये मुसीबत आती है कि यार ये एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है रीजन असर्शन को। तो ये झंझट से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी असर्शन आएगा उसका जो रीजन है वो आप छुपा लीजिए, और उस असर्शन का जो जवाब है, जो रीजन है, वो आप अपने नॉलेज के हिसाब से जो है ना सोचिए। सोचने के बाद में ये देखिए कि आपने जो रीजन सोचा था वो सवाल में दिए गए रीजन के साथ में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर रहा होगा तो ऑप्शन ए मार्क करना, नहीं कर रहा होगा तो ऑप्शन बी मार्क कर देना, सिंपल। तो रीजन मैंने छुपा लिया है। अब हम बात करते हैं असर्शन की, कि असर्शन बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। यानी कि एक सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया है, एक मोशन परफॉर्म किया है। क्या किया है उस ऑब्जेक्ट ने, मोशन परफॉर्म किया है। तो असर्शन ये बोल रहा है कि कोर्स ऑफ मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब वो मोशन में है, तो उस मोशन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो जीरो नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। हाँ बिल्कुल, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। यही तो बोला गया है कि डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। स्टेटमेंट सही है। अब इसका रीजन आप खुद पता करो, कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो मोशन में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उसने अपनी जर्नी या अपना मोशन शुरू किया होगा। जहां से मोशन शुरू किया है वो क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। फिर मोशन परफॉर्म करके वो कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, तो जहां पे जाकर के उसने अपना मोशन रोका है, स्टॉप किया है, अपनी जर्नी खत्म करी है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है और जो उसकी फाइनल पोजीशन है, इन दोनों ही पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो रहा है, तो वो जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो रही हो, ऑब्जेक्ट की सेम हो रही हो। फॉर एग्जांपल, एक आप जो है ना, आपने डिसाइड किया है कि आज हम जॉगिंग पे जाएंगे, तो जॉगिंग पे आपने क्या करा है, आप एक पार्क में गए हो और पार्क का जो पूरा एरिया है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो आपने उस सर्कुलर पार्क में पॉइंट ए से अपनी जो जॉगिंग है वो शुरू करी, और आप पूरा एक चक्कर काट के आए हो पार्क का, और अल्टीमेटली आप कहाँ आ गए हो, दोबारा से पॉइंट ए पर ही आ गए हो, यानी कि जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था आप घूम करके उसी पॉइंट पे आ गए हो। तो हुआ क्या, इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी क्या हो चुका है, ए ही हो गया। इसका मतलब क्या कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो गई, दोनों सेम हो गई हैं। तो यहाँ पे निकाल के बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या कि जब भी मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता ही होता है, लिख के ले लो। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो भले ही आपने क्या किया है, पार्क का एक चक्कर काटा है, ए पॉइंट से शुरू किया था दौड़ना और दोबारा घूम के ए पॉइंट पर ही आए हो, लेकिन कोई ना कोई डिस्टेंस तो आपने कवर किया होगा ना। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2 पाई आर। ये आपने क्या करा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया है ना। तो जो भी पाथ फॉलो किया जाता है मोशन के दौरान, उस पूरे पाथ की लेंथ को ही तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है, एक चक्कर काटा गया। इसका मतलब क्या, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगी। कितना है सर्कल का सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। तो पाथ लेंथ भी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सिमिलरली राकेश गया था पॉइंट ए से अपने घर से कहाँ, मार्केट, क्या खरीदने, आइसक्रीम खरीदने। यहाँ उसका घर था, यहाँ उसका
शॉपिंग मॉल था, लेकिन हुआ क्या, जैसे उसने देखा कि अरे यार शॉपिंग मॉल तो बंद है, वो क्या हुआ, वापस से अपने घर आ गया। तो गया वो अपने घर से था मॉल तक, मॉल बंद था तो वो वापस आ गया, कहाँ वापस आया, अपने घर में ही आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जर्नी में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्यों, जाने में भी उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा और वापस आने में भी उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर कवर किया होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्प्लेसमेंट कोर्स ऑफ मोशन में जीरो हो सकता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस को मतलब होता है पाथ फॉलोड से। असर्शन सही है, समझा, मैंने आपको दिया है, और रीजन मैं अब आपको बता रही हूं कि इस असर्शन का रीजन क्या होना चाहिए, कि भाई डिस्टेंस को मतलब होता है पाथ फॉलोड से। जो भी पाथ फॉलो किया गया है उसकी उस पाथ की लेंथ ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। अब अगर कोर्स ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट में आप बोल रहे हो कि कोर्स ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हो ही जाएगा। तो असर्शन सही है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब जरा हम देखते हैं कि हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच करता है या नहीं करता है, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल। सही बात है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बराबर बराबर हो। जैसे अभी जो हम केस ले रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा ना, डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, भले ही 1 किलोमीटर क्यों ना हो, 1 मीटर क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, बराबर ही हो। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल, सही बात है। लेकिन क्या ये बात हमारे असर्शन के बात को एक्सप्लेन कर पा रही है? हमने क्या रीजन पता किया था कि भाई डिस्टेंस को मतलब होता है पाथ फॉलोड से। तो अगर मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट को तो कोई ना कोई पाथ जरूर फॉलो किया गया होगा, तो उस पाथ की लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो अगर कोर्स ऑफ मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो रही हैं, बराबर बराबर मतलब सेम हो रही हैं, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कहने को तो मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या ये रीजन दिया गया है सवाल में? नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन हमारी रीजन की बात, असर्शन की बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या, हम चूज करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन बी चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो सवालों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन दोनों ही सेक्शंस में जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, उन सभी चैप्टर्स के ऊपर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है ऐसे सवालों को सॉल्व करने की, वो सेम रही है, चेंज नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर रहे थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के भी हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सेक्शन कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी ऐसे सवालों को सॉल्व करने की। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्या लिखा गया है? असर्शन हमसे बोल रहा है कि अ बॉय राइडिंग ऑन बाइसिकल इन अ क्राउडेड स्ट्रीट एग्जिबिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। साइकिलिंग तो वो कर रहा है, लेकिन कहाँ, एक क्राउडेड स्ट्रीट में, यानी कि एक ऐसी सड़क पे जहाँ पे बहुत ही भीड़ हो, ट्रैफिक हो, ऐसी क्राउडेड स्ट्रीट में वो बच्चा क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। तो साइकिलिंग के दौरान उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या ये बात सही है? असर्शन को पढ़ने के पहले हमें क्या करना है, रीजन को छुपाना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, अपना दिमाग लगाएं, ठीक है? तो बात तो बिल्कुल सही है भाई। जब आप अपने आप से भी तो इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो भाई। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया गया हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी कि फर्स्ट आप बोल सकते हो कि 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 4 मीटर। फिर इसके बाद में 2 सेकेंड और आगे बढ़े, इन 2 सेकेंड्स में फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, 4 मीटर। फिर 2 सेकेंड्स और आगे बढ़े, तो ये जो 2 सेकेंड्स हम आगे बढ़े हैं इसमें फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, 4 मीटर, है ना? तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, हर एक आप बोल सकते हो कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 4 मीटर, है ना? यहाँ से यहाँ गए 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ गए कितने टाइम में, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ गए कितने टाइम में, 2 सेकंड्स में, और कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, 4 मीटर। तो हर एक टाइम इंटरवल में आप देख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया जा रहा है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। और इसका उल्टा क्या होता है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा हो। एग्जाम्पल कि 2 सेकेंड हुए, 2 सेकेंड में आप पॉइंट ए से बी तक पहुंचे, कितना डिस्टेंस कवर करके 4 मीटर। फिर इसके बाद में बी से सी तक पहुंचे कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स में, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंचे हो, तो आधा मीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंचे हैं। फिर सी टू डी पहुंचे हो कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स में, लेकिन इस बार कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, 3 मीटर कवर किया है। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा हो। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि जब एक बच्चा साइकिल लेकर के एक क्राउडेड या एक बिजी स्ट्रीट में जाएगा तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई। देखो ऐसा है, जब मोशन कैसा यूनिफॉर्म होता है तो थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है वो कैसी होती है, कांस्टेंट बनी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ऐसे मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है। आप खुद सोचो ना, इस वाले सेक्शन में कुछ अलग स्पीड होगी, यानी कि ए से बी तक जाने में स्पीड कुछ और होगी पार्टिकल की, बी से सी तक जाने में स्पीड कुछ और होगी, सी से लेकर के डी तक जाने में जो स्पीड है वो कुछ और होगी। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए गए हों तो स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तब उसकी स्पीड कैसी रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो आप खुद ही बताओ, आप जा रहे हो साइकिल से या अपनी स्कूटी से एक बिजी या एक क्राउडेड स्ट्रीट में, तो हुआ क्या, जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी, एक बच्चा आ गया बीच में तो आपकी स्पीड कम हो गई। फिर और आगे बढ़े, फिर एक आंटी आ गई बीच में, फिर और जो है ना आपकी स्पीड कम हो गई। फिर जब वो आंटी हटी तो फिर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तो पता चला क्या, सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही है। तो होगा क्या, इस पूरे बिजी या क्राउडेड स्ट्रीट में आपकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। कभी हम बोल रहे हैं कि कम 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 होती हुई आगे बढ़ रही है गाड़ी, फिर बढ़ गई फिर कम हो गई। तो इस पूरे मोशन में जो स्पीड है आपकी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। और हमको पता है कि स्पीड कांस्टेंट कब नहीं रहती है भाई, अगर किसी मोशन में स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब क्या कि उस मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। आई बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक बच्चा, एक बॉय साइकिल चलाते हुए कहाँ जा रहा होगा, एक क्राउडेड एक बिजी स्ट्रीट में जा रहा होगा, तो उसका मोशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब क्यों रहेगा, स्टेटमेंट तो सही है असर्शन का, लेकिन रीजन तो पता करो कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब वो एक बिजी स्ट्रीट में जाएगा बच्चा अपनी साइकिल को लेकर के, तो वो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगा। कि उसने अपनी जर्नी शुरू करी तो पहले 2 सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर क्या हुआ, सड़क खराब आ गई या कोई गाड़ी आ गई, तो अगले आप बोल सकते हो कि 2 सेकंड में हो सकता है कि वो 500 कदम ही जो है ना आगे बढ़े, कुछ ऐसे। तो बिजी स्ट्रीट में क्या होगा कि वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट रह ही नहीं पाएगी, जिसके कारण उसका जो मोशन है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो असर्शन सही है, रीजन हमने उसका पता कर लिया है कि भाई मोशन क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए क्योंकि स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा बच्चे के द्वारा। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर रहा है या नहीं, कि बॉय कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नहीं भैया, अगर हम बोल रहे हैं कि मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पा रही है, अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो कोई दूसरी ही बात बोल दी गई कि इक्वल डिस्टेंसेस, जो बच्चा है वो बिजी स्ट्रीट में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर कर रहा है। बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब क्या, जो रीजन दिया गया है सवाल में वो गलत ही है। तो वो जस्टिफाई क्या करेगा असर्शन को, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन सी कि असर्शन सही है लेकिन रीजन कैसा है, फॉल्स है। आई बात समझ में? चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 1 मीटर को हम क्या करेंगे,
असर्शन को पढ़ने के पहले रीजन को छुपा लेंगे। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है हमसे असर्शन की वेलोसिटी क्या है, इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात तो सही है। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कितने तेजी के साथ या कितने स्लोली जो है ना मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि अगर किसी ने आपको बताया कि भाई मेरी जो स्पीड है ना वो कितनी रही है पूरे मोशन में 80 किलोमीटर पर आवर की रही है, तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत ही तेजी के साथ जो है ना पहुंचा है अपने घर। अगर किसी बंदे ने बोला कि भाई मेरी जो स्पीड है मोशन में वो कितनी रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर की रही थी, तो उस स्पीड को पता जैसी वो स्पीड हमको बताएगा तो हमको समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही धीरे 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 जो है ना चला करके आया है गाड़ी। तो स्पीड हमें क्या बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कितने तेजी के साथ या कितने धीरे धीरे से मूव कर रहा हो। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड ही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो असर्शन की जो बात है वो बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन अब इसका रीजन क्या होगा, आसान है भाई। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को ना सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए है बल्कि उसको डायरेक्शन भी चाहिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल, वेलोसिटी को क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको डायरेक्शन भी चाहिए है। तो इसका रीजन बहुत ही आसान सा होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी क्या है, स्पीड है एक ऑब्जेक्ट की इन अ स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। खत्म बात, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना पढ़ा है उसी के हिसाब से जो है ना असर्शन का जो जवाब है वो अपने मन में सोच लो, रीजन सोच लो। अब जरा हमें ये देखना है भाई रीजन हमने क्या निकाला है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये रीजन सवाल के रीजन में होना चाहिए, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बी सी डी में से कोई एक मार्क कर लेंगे, सॉरी बी सी में से कोई एक मार्क कर लेंगे, डी तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि असर्शन तो सही है ना अपना। चलो देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम है स्पीड। क्या ये बात सही है, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड्स, तो स्पीड की कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, तो अगर स्पीड डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के ऊपर, तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आई बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को ना सिर्फ क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड चाहिए है, बल्कि डायरेक्शन भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आई बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है यूनिट, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो वेलोसिटी की कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये बात तो सही है, रीजन सही बात बोल रहा है कि वेलोसिटी कि ऐसा यूनिट वही होती है जो कि स्पीड की होती है। स्पीड की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी कितनी होती है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन क्या ये बात हमारे असर्शन की बात को एक्सप्लेन कर पा रही है, ऑब्वियसली नहीं। रीजन हमने क्या सोचा था इस असर्शन का कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं करी गई है रीजन में, सवाल के रीजन में क्या बोला गया है कि ऐसा यूनिट वेलोसिटी और स्पीड की कैसी होती है, सेम होती है। तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या, हम चूज कर देंगे ऑप्शन बी। आई बात समझ में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, मोशन। फिर से क्या करना होगा, हमें अपने असर्शन को पढ़ने के पहले रीजन को छुपाना होगा। चलिए अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड देयर प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक प्लैनेट अर्थ की, हमारा जो खुद का प्लैनेट है अर्थ, उसकी बात करते हैं, तो इस प्लैनेट अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, एक सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। तो उस सैटेलाइट का जो मोशन होगा, क्या वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक बात बताओ मुझे, एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में कब आता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के मोशन में वेलोसिटी रही होगी, और वो वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, तब जाकर के एक्सेलरेशन आया होगा मोशन में। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि एक्सेलरेशन तभी आता है एग्जिस्टेंस में जब क्या हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो। जहां वेलोसिटी चेंज हुई वहां पे समझ लीजिए कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर किसी मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी कैसी है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो उस मोशन में एक्सेलरेशन नहीं आएगा।
आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, इसे रिवॉल्व कर रही है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये है क्या, प्लैनेट अर्थ, और इसके आजू बाजू जो सैटेलाइट है ये क्या है हमारी, सपोज सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो एक बात बताओ, जब ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है सैटेलाइट। भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, है ना। मोशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, लेकिन जिस पाथ में वो मूव कर रहा है उस पाथ का आप बोल सकते हो कि वो पाथ है कैसा, वो है एक सर्कुलर पाथ। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लैनेट है, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो एक सर्कुलर मोशन ही तो परफॉर्म कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में तो क्या कर रहा है, पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको क्या लगता है कि एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूं कि इस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो भी कैसी है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? इस सैटेलाइट के मोशन की जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ कि अब इस मोशन में, सैटेलाइट के मोशन में अराउंड द अर्थ क्या एक्सेलरेशन आएगा? मेरे हिसाब से तो आएगा। क्यों आएगा? स्पीड मैंने कांस्टेंट बोली है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोली है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो क्या इस मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? आप बोलोगे कि मैम क्यों होगी वेलोसिटी चेंज, क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी हम बोलेंगे कि कांस्टेंट ही रहेगी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, स्पीड जरूर कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही है, लेकिन उसको साथ में डायरेक्शन भी तो चाहिए, है ना। तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा, थ्रू आउट इस सर्कुलर मोशन में इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो तो हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे सैटेलाइट के मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे सैटेलाइट के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट के अबाउट एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे कुछ ऐसे। तो टेंजेंट के अलोंग क्या हो जाएगा, सैटेलाइट के मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा, कहां, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या होगा डायरेक्शन मोशन का, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। तो टेंजेंट के अलोंग क्या हो जाएगा, मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है मोशन का, सैटेलाइट का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का, तो वेलोसिटी कहां से कांस्टेंट रहेगी भाई, वेलोसिटी तो चेंज होगी, माना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है थ्रू आउट द मोशन, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन। आप बोल सकते हो कि अलोंग द टेंजेंट जा रहा है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो समझ लीजिए कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है कि मोशन ऑफ अ सैटेलाइट या मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड देयर प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि मोशन में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन को तो आना ही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन मोशन में थ्रू आउट द मोशन हर एक पॉइंट पे सैटेलाइट के आप बोल सकते हो कि मोशन में जो डायरेक्शन होगा, है ना, आप बोल सकते हो कि थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन तो आएगा। तो असर्शन सही है, उसका रीजन हमने सोच लिया है कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ड्यूरिंग देयर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। बिल्कुल सही, यही बात तो हमने बोली कि ड्यूरिंग देयर मोशन जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन मोशन का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। आप खुद ही सोचो ना, इस पॉइंट पे ये था डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये था डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन था, इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ये हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा। तो थ्रू आउट द मोशन जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलोंग द टेंजेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और जहां वेलोसिटी चेंज हुई वहां समझ लीजिए कि कौन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या, यहां पे हम चूज करने वाले हैं ऑप्शन ए कि मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होगी, और जहां वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन आ ही जाएगा। सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अ टाइगर कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असर्शन में बोला जा रहा है कि एक जो टाइगर है वो एक्सेलरेट कर सकता है रेस्ट से, यानी कि अगर रेस्ट हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, टाइगर अगर इनिशियली रेस्ट पे, इसका मतलब क्या कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो असर्शन ये बोल रहा है कि टाइगर जो है वो 0 वेलोसिटी के साथ में एक्सेलरेट कर सकता है, कितने रेट पर, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पर, यानी कि ये क्या दिया गया है आपको, एक्सेलरेशन ही दिया गया है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। रीजन क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इन 10 सेकेंड्स इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है असर्शन में कि एक टाइगर है जो कि रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 से एक्सेलरेट कर सकता है, कितने रेट पर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पर। और रीजन ये बोल रहा है कि इतने एक्सेलरेशन के साथ जो टाइगर है वो 10 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा, 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको पूरा इस चीज समझ में आ रही है कि एक टाइगर है वो रेस्ट पे है, रेस्ट से वो क्या कर सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अटेन कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो ये बात सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइगर क्या, किसी भी आप ऑब्जेक्ट की बात ले सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट से एक्सेलरेशन जो है ना अचीव कर सकता है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो अचीव कर सकता है। लेकिन रीजन ये बोल रहा है कि इतने एक्सेलरेशन के साथ वो 10 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। भाई इनिशियली जो टाइगर है हमारा वो कितना है, वो तो रेस्ट पे है ना, इनिशियली टाइगर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे है। अब इसके बाद में बोला है कि जब वो इतना एक्सेलरेशन अटेन करेगा तब वो 10 सेकेंड्स में इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो क्या ये बात सही है? तो भाई इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। आई बात समझ में। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम उसकी क्या कर रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी निकाल करके चेक कर रहे हैं कि रीजन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कि भाई अगर एक टाइगर रेस्ट से शुरू हो रहा है, इतना एक्सेलरेशन अचीव कर रहा है, तो वो 10 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी अटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। कौन सा टाइम टेकन, जो कि वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। तो एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो हमने रख दिया। ये v हमें निकालना है। इनिशियली टाइगर की वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो ये जाएगा 0। टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 10 सेकेंड। तो क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय 10, है ना। 10 को आप यहाँ ले जाओगे, कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू v, और u तो हमें पता है कि कितना है, u हमें पता है कि वो है 0, तो ये कितना हो जाएगा v। तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे टाइगर की कितनी आई है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है। रीजन में भी यही बोला गया था कि 10 सेकेंड्स के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी टाइगर की, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो जब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया तो उसकी देखो टाइगर की वेलोसिटी कितनी आ गई है, 40 मीटर पर सेकेंड ही आई है। इसका मतलब क्या कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन हमारे असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम क्या करेंगे भाई,
अब आप बोलोगे कि मैम रीजन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है एक्सेलरेशन को? ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक टाइगर रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इतने वेलोसिटी के साथ उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक टाइगर रेस्ट पे था और वो एक्सेलरेट कर चुका है कितने रेट पे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे, तो कैसे कर सकता है वो एक्सेलरेट इतने रेट पे? क्योंकि 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है। आई बात समझ में? तो असर्शन बिल्कुल सही है कि वो एक्सेलरेट करेगा, टाइगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन उसको कैसे मिला है? क्योंकि 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड है। ये हमने चेक भी कर लिया है कि भाई एक्सेलरेशन जो हमारा रीजन है उसका स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या कि ये सही है, ये सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन ए। फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स तो भरे ही होते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए? एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। कैसे? चलो मैं आपको बताती हूँ कि 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। सपोज आप बोल सकते हो कि 2 मीटर, फिर इसके बाद में फिर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? आप बोल सकते हो कि फिर से 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 2 मीटर, फिर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मोशन कैसा ही यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है, प्लस मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होने की यहाँ पे नौबत नहीं आ रही है। अब जरा इस पूरे चीज को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखें तो हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? हम ले लेते हैं टाइम। सही है ना? वाई पे हमने लिया है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम लिया है। अब सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है ना? कैसे मिली है? यहाँ पे हम एक टाइम स्केल ले लेते हैं। 0 हो गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे किसी ने बोला कि भाई 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस है, अच्छा यहाँ पे भी हम प्लॉट कर लेते हैं। कितना? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और सपोज 10 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने बना लिया है, टाइम हमने यहाँ पे बना लिया है। अब किसी ने बोला कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? 2 मीटर। फिर किसी ने बोला कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो अगले, आप बोल सकते हो कि 2 सेकेंड्स में, 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया गया है? 4 मीटर। तो क्या करेंगे? इधर पे हम एक पॉइंट बना देंगे। फिर बोला कि 3 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 6 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक पॉइंट बना देंगे। फिर इसके बाद में किसी ने बोला, इधर नहीं थोड़ा ऊपर बनेगा, फिर किसी ने बोला कि भाई 4 सेकेंड में उसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो 4 सेकेंड में, दिख रहा है ना, 4 सेकेंड में 8 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर किसी ने बोला कि भाई 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या करेंगे? 10 मीटर कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बना देंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ना तो हमको क्या मिलने वाली है? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये अभी इतनी परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केल वगैरह का यूज़ नहीं किया है। जब आप अपने लेवल पे बनाओगे स्केल का यूज़ करके तो प्रॉपर्ली आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो ये क्या बन गया? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। वो भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोशन कैसा है? ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हैं। हर 1 सेकेंड में आप बोल सकते हो कि 2-2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। जो यहाँ पे मैंने शो किया था, मतलब जो यहाँ पे मैंने आपको चीज बताई थी, इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है। आप खुद ही देखो ना, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस? 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस? 4 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस? 6 मीटर। तो हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। इसका मतलब क्या? ये मोशन कैसा यूनिफॉर्म है? अगर ये यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो रहा है? एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो बात तो सही है, असर्शन अपना सही है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ
एक यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इक्वल यूनिफॉर्म मोशन में आप बोल सकते हो कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जाते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो जो प्लॉटिंग होगी ना वो कुछ ऐसी ही तो होगी। डॉट्स कितने कैसे बनने वाले हैं, सेम पॉइंट एक सेम लाइन में बनने वाले हैं। सभी डॉट्स को ज्वाइन करके आपको एक कॉमन लाइन मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, खत्म बात। अब सवाल का रीजन क्या बोल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज अलोंग वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अलोंग एक्स एक्सिस। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। क्या ये बात सही है? आप खुद ही बताइए। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है। तो क्या टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है? भाई अगर हम सवाल को देखें तो सवाल का जो रीजन है वो तो यही बोल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो क्या हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, तो क्या डिस्टेंस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है? फिर बोला गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस पे किसको लिया है, टाइम को लिया। तो क्या हमारा टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल है। भाई समय किसी के लिए कहाँ रुकता है? समय को किसी के ऊपर किसी की जरूरत नहीं होती है। समय किसी के ऊपर, टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। समय तो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। डिस्टेंस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में? अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर किया जा ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। भाई समय आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, तो समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, वो तो रेस्ट में है। तो समय को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। समय तो क्या है, समय जो है ना अपना आगे बढ़ता जाता है। डिस्टेंस को टाइम की जरूरत होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, डिस्टेंस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही गई है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिस्टेंस को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। लेकिन क्या ये चीज हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही है? ऑब्वियसली नॉट। अगर यहाँ पे बस इतना लिखा होता कि भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों हो रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है, लेकिन एज सच यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं लेकिन ये बात हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी एल। लो, इतनी देर से तो हम यही पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या, अपना असर्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन क्या है कि अ वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन क्या है, सॉरी असर्शन गलत है लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन डी मार्क करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोलता है कि रीजन फॉल्स है लेकिन असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन कैसा है, ट्रू है। तो असर्शन यहाँ पे गलत है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। प्लस रीजन कैसा है, ट्रू है कि वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी चाहिए है, डायरेक्शन भी चाहिए है। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या ये बात सही है? भाई हम सबको पता है कि मून क्या करता है, अर्थ के ऐसे आसपास ऐसे गोल 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 घूमता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर मोशन ही होता है मून का अराउंड द अर्थ। तो वो सर्कुलर मोशन यहाँ पे बोला जा रहा है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। नहीं, यूनिफॉर्म होता है। भाई जो मून है ना वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है। कब? जब वो अर्थ के, पृथ्वी के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, गोल गोल घूमता है। यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब क्या, असर्शन गलत है। रीजन क्या है, द साइज ऑफ द मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ। ये बात तो सही है कि जो मून है वो अर्थ से छोटा होता है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। सिंपल। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बात तो सही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस क्या है,
जो भी पाथ फॉलो किया गया है मोशन में उस पूरे पाथ की लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी चाहिए, इसका मतलब क्या कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो असर्शन तो सही है। रीज़न इसका क्या हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस को मतलब होता है पाथ फॉलोड से, पाथ की लेंथ से, डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रीज़न हो जाएगा कि क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब असर्शन सही है, रीज़न हमने पता कर लिया। अब देखते हैं कि हमारा रीज़न सवाल की रीज़न के साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ वाइल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। बिल्कुल सही बात है। तो जो रीज़न हमने पता किया वही रीज़न सवाल में दिया गया है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ की लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या कि असर्शन सही है, रीज़न सही है, रीज़न सही तरीके से एक्सप्लेन कर भी रहा है असर्शन को। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम चूज़ करने वाले हैं क्या, ऑप्शन ए। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन हमसे क्या बोल रहा है। और हाँ, इससे पहले इम्पॉर्टेंट काम, क्या इम्पॉर्टेंट काम है, जो भी सवाल में रीज़न दिया गया है असर्शन का उसको हम छुपा लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और जो भी असर्शन दिया गया है उसका रीज़न हम खुद अपनी नॉलेज के हिसाब से निकालें। चलिए, तो असर्शन हमसे क्या बोल रहा है कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट अ गिवन इंस्टेंट। असर्शन में बोला गया है कि एक गिवन इंस्टेंट पे क्या हुआ है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, लेकिन उस इंस्टेंट पे अभी भी बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि जो भी असर्शन में आपसे बात बोली गई है, जो भी स्टेटमेंट है असर्शन का, वो सही भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बेवजह जो हमारा असर्शन है वो कैसा है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है और हम बेवजह क्या कर रहे हैं, उसका रीज़न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और अगर सही होगा फिर इसके बाद में उसका हम रीज़न निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गिवन इंस्टेंट पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो क्या उस गिवन इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पॉसिबल है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आता है मोशन में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गिवन इंस्टेंट पे क्या हुआ है, जो वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या हो रही है, 0 है। एक गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की बॉडी की, 0 है। तो क्या उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो मेरे हिसाब से तो आ सकता है। एक गिवन इंस्टेंट पे जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो उस गिवन इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन हो सकता है। कैसे, इसको हम समझते हैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से, कि सपोज एक कार है जो कि एक हाईवे पे दौड़ रही है, ठीक है ना, और कितनी स्पीड के साथ, तो सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। अब हम सबको पता है कि हाईवे की जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेट रोड्स होती हैं, ज़्यादा टर्न वगैरह होते नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारी जो कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, कहाँ, एक हाईवे पर, हाईवे की रोड पर। और अगर हम बोल रहे हैं कि हाईवे है, रोड कैसी है, एकदम सीधी सीधी है, यानी कि मोशन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट रोड के अलोंग हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो कैसी, बराबर है। अगर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की है, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। आई बात समझ में? अब क्या हुआ कि ड्राइवर को अचानक से याद आया कि यार जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे मैं अपना कुछ सामान भूल गया हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, वापस पलटना पड़ेगा। तो ड्राइवर अपनी एक, आप बोल सकते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ जा रहा था हाईवे की रोड पर। जैसे ही उसे याद आएगा तो वो क्या करेगा, पहले तो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करेगा, स्पीड कम करेगा। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी अब कम होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और फिर इसके बाद में जैसे ही वो अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगा, तो जिस गिवन इंस्टेंट पे, जिस गिवन, एक आप बोल सकते हो कि एक टाइम में, एक इंस्टेंट पे जब वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगा, उस समय वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन एक्सेलरेशन तो तब भी रहेगा। इसका मतलब क्या कि असर्शन अपना बिल्कुल सही है,
और रीज़न भी मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ज़रा ये देखते हैं कि हमारा रीज़न सवाल के रीज़न के साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं, कि अ बॉडी इज़ मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब एक बॉडी अपने मोशन का डायरेक्शन क्या करती है, रिवर्स करती है, कि कार ऐसे आ रही है और फिर वो क्या हो गई, पलट गई। तो जिस समय वो अपने मोशन के डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है, उस समय एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। आप ये एक्सपेरिमेंट जो है ना आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं हो कि है ना आपको हमेशा टू व्हीलर चलानी आनी चाहिए, साइकिल तो होगी, सबको चलानी आती है। आप ऐसा करके देखो कि आप स्ट्रेट रोड पे जो है ना जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, अब आपको ये यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए आप क्या करोगे, मतलब जैसे आप आ रहे थे आप वापस उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, भले ही आपकी साइकिल की जो स्पीड है वो इनिशियली कैसी है, कांस्टेंट थी, सेम थी, लेकिन जब आपको यू टर्न लेना होगा, जब आपको अपने मोशन के डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा, तो आपको अपनी साइकिल की स्पीड कम करनी पड़ेगी। वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन वहाँ पे लग रहा है। कम करते 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 गाड़ी की जो आपकी साइकिल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगी, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, एक मोमेंट के लिए। फिर इसके बाद में क्या होगा, उसी समय आप अपने साइकिल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लोगे, मोशन का जो डायरेक्शन है वो आप रिवर्स कर लोगे, और फिर उसी डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फिर चलने लगोगे। तो फिर हम बोलेंगे कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, गाड़ी या साइकिल के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, उस समय जो बॉडी है वो कैसी है, मोमेंटरीली रेस्ट पे है। तो माना कि वो रेस्ट पे है, लेकिन एक्सेलरेशन तो तब भी होगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक्सेलरेशन चला जाएगा। एक्सेलरेशन तब होता है गायब जब वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट हो रही है भाई, हो तो रही है चेंज। आई बात समझ में, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सब कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, असर्शन सही है, रीज़न सही है, और रीज़न हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं ऑप्शन ए। आई बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग, फिर से वही बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, रीज़न को छुपा लेंगे। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन पे किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा है, यानी कि थ्रू आउट द मोशन जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है। एक बात बताओ मुझे, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है भाई, वेलोसिटी जैसे हम स्पीड के लिए बोलते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बोल रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किया जा रहा है किसी मोशन में ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उस थ्रू आउट द मोशन स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी स्पीड कैसी रहती है, मोशन में कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है, कोई सपोज हम बोल रहे हैं कि कोई व्हीकल है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है और थ्रू आउट द मोशन उसकी स्पीड कैसी है, इतनी ही है, 20 किलोमीटर पर आ रही है, तो इस स्पीड के साथ क्या करेगा वो, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर लेगा। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने ऐसे इस कंसेप्ट के ऊपर इसी सेशन में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और अगर मोशन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है, तो वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो रहे हों, ठीक है ना, दोनों ही जब चेंज ना हो रहे हो तब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट बनी हुई है। देन एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो आप इस पूरे मोशन में, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, इस पूरे मोशन में आप जब भी किसी भी टाइम इंटरवल पे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम रीज़न पता करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात बताओ आप, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं या एवरेज स्पीड हम कब निकालते हैं? जब मोशन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब मोशन यूनिफॉर्म होता है ना, तो थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही ट्रेवल कर रहा होता है। अगर मेरा फ्रेंड आया है मेरे पास और उसने मुझसे बोला है कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा था और पूरे मोशन, जो मेरा पूरा मोशन है वो कैसा रहा है? यूनिफॉर्म रहा है। तो इस यूनिफॉर्म मोशन से मुझे क्या समझ में आएगा कि मेरे फ्रेंड की थ्रू आउट द मोशन स्पीड कितनी रही थी? 30 किलोमीटर पर आवर ही रही थी। चाहे कोई से भी टाइम इंटरवल पे, चाहे किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड है मेरे दोस्त की मोशन में वो कितनी रही होगी? 30 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। तो जब मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, उस समय हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें क्या होगा भाई? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए गए हैं या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए गए हैं। तो थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती जा रही है। अभी के लिए हम एक ऐसा एग्जांपल मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का। हमें सिर्फ अभी किससे मतलब है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोशन कैसा होगा पार्टिकल का? नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। हर एक टाइम इंटरवल पे आप बोल सकते हो कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कुछ अलग निकलेगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि थ्रू आउट द मोशन क्या स्पीड रही होगी। एक कॉमन स्पीड हमें नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालते हैं कि भाई थ्रू आउट द मोशन एक रफ आइडिया मिल जाता है कि भले ही हर टाइम इंटरवल पे जो है ना वेलोसिटी चेंज हुई हो, लेकिन थ्रू आउट द मोशन एक एवरेज वेलोसिटी ये रही होगी पार्टिकल की। आई बात समझ में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने आपको मतलब समझ में आया कि एक गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की मोशन में, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी किसी भी टाइम इंटरवल पे वो कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। क्या ये बात सही है? अगर मैंने बोला कि एक कार है जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ जो है हाईवे की रोड पे जा रही है, तो हर एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी कार की वो कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोलते हैं कि कार की हो गई एक गिवन इंस्टेंट पे 70 किलोमीटर पर आवर। और उसी टाइम इंटरवल पे अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड भी उतनी आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कैसी मिलेगी? सेम ही मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेगी, चेंज हो ही नहीं रही है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो असर्शन सही है। क्यों सही है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जरा हम सवाल का जो रीजन है वो देखते हैं कि इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0 फॉर अ गिवन टाइम, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट विद इन दिस इंटरवल मे बी 0। अगर एक पार्टिकल जो है कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और गिवन टाइम में क्या हुआ है? एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई है। तो उसमें क्या होगा? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी सम इंस्टेंट पे, उसी टाइम इंटरवल में जब एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, और इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन में एक्सेलरेशन कैसा हो? 0 हो, 0 हो, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाती है किसके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। आई बात समझ में? क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मोशन में एक्सेलरेशन कैसा हो? 0 हो, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के।
अब इस रीजन में आपसे साफ साफ बोला गया है कि इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एक्सेलरेशन क्यों आएगा भाई, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। अगर नहीं हो रही इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आया तो मैंने आपको क्या बताया है कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब अगर हम बोल रहे हैं कि इस गिवन टाइम इंटरवल में, इस गिवन टाइम इंटरवल में सपोज ये टाइम इंटरवल कितना है, 2 घंटे का है, या छोड़ो ये टाइम इंटरवल है 1 मिनट का, ठीक है ना, ये टाइम इंटरवल है 1 मिनट का, तो इस 1 मिनट के टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी है कितनी, 0। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इस पूरे गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हुआ ही नहीं है। अगर भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और किसी एक, आप बोल सकते हो कि टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आई है, 0 आई है। तो 0 क्यों आई है, क्योंकि हो सकता है कि उस गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही ना गया हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी टाइम इंटरवल में आप किसी भी इंस्टेंट पे यानी कि किसी भी सेकंड पर, भाई 1 मिनट का टाइम इंटरवल है ना जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो इसी 1 मिनट के टाइम इंटरवल पे आप कोई भी 1 सेकंड पकड़ लो, उस 1 सेकंड पे, उस गिवन इंस्टेंट पे आप क्या निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, वो भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे रीजन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल हमसे सही बात बोल रहा है कि भाई अगर एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो रही है, किसी गिवन टाइम पे 0 हो रही है, कब, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट विद इन दिस टाइम इंटरवल मे बी 0, वो 0 हो सकती है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, और क्या रीज़न हमारे असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं, ये अपनी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा है, और ये भी अपनी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर रीजन में बस इतना लिखा होता, जैसे कि असर्शन क्या था, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर रीजन में बस इतना लिखा होता कि भाई जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, बराबर होती है, तो फिर अपन क्या करते, ऑप्शन ए मार्क करते। यहाँ पे बात सही बोली गई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीजन में बात गलत बोली गई है, बात तो सही है, लेकिन ये बात हमारे असर्शन की बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। बस रीजन में अगर इतना लिखा होता है कि भाई एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि बोला गया है कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों ही वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं गया है। इसका मतलब क्या कि बातें दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है असर्शन को, इसलिए हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी 0 व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट 0। सही बात है, ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, कब, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट 0। जब ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने क्या किया है, कोई डिस्टेंस कवर किया है, ट्रैवल किया है, और उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो गई हो, ऑब्जेक्ट की सेम हो गई हो, कि ऑब्जेक्ट जहाँ से चला था, जो भी उस ऑब्जेक्ट का बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो लौट करके घूम करके वापस ही वहीं आ गया है, सर्टेन डिस्टेंस को कवर करके वो वापस ही वहीं आ गया है, तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब रीजन क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। तौबा, गलत है ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। इसका मतलब क्या, रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी मार्क करेंगे कि असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है,
फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। An object can have constant speed but variable velocity. एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड हो सकती है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है? भाई वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है प्लस डायरेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी मोशन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज आप बोल सकते हो कि हो रहा है। देखो बस ऐसा है कि वेलोसिटी कब आप बोल सकते हो कि वेरिएबल कहलाएगी? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या जब दोनों ही चेंज हो रहे हों तब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल है। तो क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे हम बोल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है लेकिन जो वेलोसिटी है वो कैसी है? वेरिएबल है। पहली बात तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि भाई स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब होता है। तो एक ऐसा मोशन जहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, या आप ये बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा हो, तो वहां पे स्पीड भले ही कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। आई बात समझ में? स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब होता है। तो एक ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का जहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या? कि वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। तो बात बिल्कुल सही है, और बात का जो रीजन है, असर्शन का जो रीजन है वो भी हमने समझ लिया है, डिसाइड कर लिया है। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा रीजन सवाल में दिए गए रीजन के साथ में मैच कर रहा है या नहीं। सवाल का रीजन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन दो स्पीड इज सेम। बिल्कुल सही बात है कि वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड कैसी बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जाते हैं। तो जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जा रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन कैसा? यूनिफॉर्म है। पाथ सर्कुलर है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मिला करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट होती है। कि सपोज हम बोल रहे हैं कि जो एक बॉय है, वो बॉय जो है जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर ट्रैक में, तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड हम बोल रहे हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड की है। तो वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जॉगिंग करता रहेगा एक सर्कुलर पाथ में, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? चेंज होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। तो स्पीड तो यहाँ पे कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। इसका मतलब क्या? अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी। आई बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकती है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकती है। कैसे? एट द सेम टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन जो स्पीड है वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं ऑप्शन ए। आई बात समझ? चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं कि अ बॉडी कैन नॉट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विदाउट एनी एक्सेलरेशन। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर ही नहीं सकती है विदाउट एक्सेलरेशन। क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली अभी हमने देखा था सर्कुलर पाथ का, हमने एग्जांपल अभी देखा था कि क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या? कि वेलोसिटी वेरिएबल है, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन आएगा। तो एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट या बॉडी बिना एक्सेलरेशन के मूव कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगी यानी कि एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्शन ट्रू है। और रीजन क्या है वो भी हमने बता दिया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सर्कुलर पाथ में क्या होता है? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में बॉडी एक्सेलरेशन
बिना एक्सेलरेशन के मूव कर ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, मोशन में, तो फिर एक्सेलरेशन आएगा। असर्शन सही है, रीजन क्या है वो भी हमें समझ में आ गया। अब जरा चेक करते हैं कि हमारा रीजन सवाल के रीजन के साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं। कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। भाई हम सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जा रहे हैं। तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी नहीं रहती है। इसका मतलब क्या? असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी मार्क करेंगे कि असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है, कि स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो सही जवाब क्या होगा इस सवाल का? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। जब एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, अब इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन तो है। कैसे है एक्सेलरेशन? कि वेलोसिटी जो है आप बोल सकते हो कि चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आप बोल सकते हो कि आएगा, ये बात तो तय है। लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा है? वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। भाई मोशन में वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आ गया। अब बोल रहे कि एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज तो हो रही हो लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही हो। अब ये ग्राफ बेस्ड सवाल है। जिन बच्चों को ये गलत फहमी है कि मैम इस बार तो जो है ना एमसीक्यूज आने वाले हैं टर्म 1 में, तो हम क्या करेंगे? थ्योरी जो है ना वो कम पढ़ के जाएंगे, न्यूमेरिकल्स तो शायद हम सॉल्व करके ही नहीं जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करके ही नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज है ना, तो एमसीक्यूज में कहाँ ऐसे सवाल आते हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। माना कि एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जितनी भी थ्योरी आपके लिए ज़रूरी है, जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है, वो पूरी की पूरी थ्योरी आपके लिए ज़रूरी है, आपको पढ़नी होगी। आप कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हैं। अब कहने को तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने को आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ के ऊपर तो सवाल आ सकते हैं ना। जैसे कि ये आया है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? भाई एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी क्या हो? चेंज तो हो रही हो लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही हो। जैसे 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0। एक बात बताओ, अगर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनाया है, ठीक है, अगर मैंने क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, ठीक है, इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से आपको ये समझ में आएगा कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ में जो वेलोसिटी है वो कैसी बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। तीसरे सेकंड में भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड ही है। फोर्थ सेकंड में भी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या? कि समय आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट चल रही है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और इस ग्राफ में, इस मोशन में, मतलब इस ग्राफ को देखकर के आपको क्या लग रहा है? मोशन में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? इसका मतलब
ये एक ऐसा ग्राफ है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ पे ग्राफ कैसा है, टाइम एक्सिस के, मतलब स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा ग्राफ क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन का क्या होने वाला है, ये एक केस होने वाला है। लेकिन असर्शन के स्टेटमेंट में तो कुछ अलग ही कहानी दी गई है। अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक ऐसा वीटी ग्राफ है जो कि कैसा है, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, कि ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। और ये ग्राफ हमें क्लियरली बता रहा है कि समय आगे बढ़ रहा है लेकिन समय के आगे बढ़ने के साथ जो वेलोसिटी है वो तो सेम चल रही है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन क्यों आएगा? तो ये ग्राफ किसका होता है? ये ग्राफ होता है आप बोल सकते हो कि जीरो एक्सेलरेशन का, है ना। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, जब उसमें एक्सेलरेशन ना हो और जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो उसका वीटी ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन सवाल में, असर्शन की स्टेटमेंट में कुछ और ही बोला जा रहा है कि इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे आप करेंगे छोटा सा करेक्शन, क्या यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे तो क्लास 9th में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस इतना ही पढ़ना होता है। आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता ही नहीं है, वो आप क्लास 11th में पढ़ते हो। लेकिन फिर भी किसी भी तरह के डाउट को हम नहीं आने देंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा है, करेक्शन किया है। ग्राफ के बगल में आप लिख देंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है असर्शन के स्टेटमेंट में कि इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मोशन में वो चेंज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। या तो यूनिफॉर्म रेट पे कम हो रही है या यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन आया है वो कैसा है, कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है। तो ऐसे मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस विद द स्लोप, एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो। अरे भाई, अभी अभी तो देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये तब का ग्राफ है जब एक्सेलरेशन हो ही ना। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो उसका जो वीटी ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे बन सकता है, ऐसे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के आगे बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। वेलोसिटी चेंज यहाँ पे हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन ही देती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ग्राफ को देख करके कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ साथ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो हर एक पॉइंट पे कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो ये होगा ग्राफ किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन टाइम एक्सिस के ऊपर कैसा है, इंक्लाइंड है। देखो ना, जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, उसके ऊपर झुका हुआ है। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है। ये है किसका ग्राफ, इस वाले मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ये तो कुछ और ही कहानी बोल रहा है, मतलब कि असर्शन क्या है, गलत है। रीजन क्या बोल रहा है कि फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विथ टाइम। जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहता है, वो कांस्टेंट रहता है समय के साथ। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि जो वेलोसिटी है, जो वीटी ग्राफ है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो कैसा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ जो है ना कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा लेकिन टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड रहेगा, कुछ ना कुछ वो एंगल बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, एक्सेलरेशन गलत, मतलब जो असर्शन है वो गलत है। रीजन सही है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो समय के साथ में कांस्टेंट होता है, रहता है मोशन में लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो वीटी ग्राफ इसके लिए ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसलिए यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, किसी और ग्राफ की बात नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे,
असर्शन सही है लेकिन असर्शन गलत है लेकिन रीज़न हमारा क्या है, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे हमारे पास अच्छा नया क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है कि द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज P एंड Q इज स्ट्रेट लाइन व्हेन P बाय Q इज कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक है P और दूसरी है Q, और अगर इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज का जो रेशियो है P बाय Q अगर कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो इनके बीच का जो ग्राफ मिलता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्या ये बात सही है? चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, P जो क्वांटिटी है उसको अभी हम मान लेते हैं क्या, डिस्टेंस, वहीं जो Q है उसको हम मान लेते हैं क्या, अभी टाइम। तो P फिजिकल क्वांटिटी को हमने माना है डिस्टेंस और Q फिजिकल क्वांटिटी को हमने माना है क्या, टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, P बाय Q का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, P बाय Q का रेशियो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो सपोज मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, जो कि मोशन में है, और वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल A से B जा रहा है वो 2 सेकेंड में, और टाइम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सपोज 2 मीटर। सिमिलरली वो B to C जा रहा है फिर से 2 सेकेंड में, लेकिन इस बार डिस्टेंस कितना कवर किया है, फिर से 2 मीटर। फिर C to D गया है 2 सेकेंड में और डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 2 मीटर ही कवर किया है। तो अब मुझे ये बताओ, जब जब आप P और Q यानी कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाली है, वैल्यू। चलो देखते हैं, A से B तक जाने में डिस्टेंस कितना है, 2, टाइम कितना है 2, तो रेशियो कितना आया 1। B से C तक जाने में टाइम कितना लगा है 2, डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 2 मीटर, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1। C से लेकर के D तक जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 2 मीटर, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, रेशियो कितना आया 1। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे P बाय Q यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। कांस्टेंट मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जा रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर जा रहा है, यानी कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दूं ऐसे ही मोशन के लिए तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं कि 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, 1 मीटर। फिर 2 सेकेंड्स में कितना कवर किया गया है, 2 मीटर। 3 सेकेंड्स में कितना कवर किया जा रहा है, 3 मीटर। इसको हम प्लॉट कर देते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 1 मीटर। 2 सेकेंड में कितना कवर किया गया, 2 मीटर। 3 सेकेंड में कितना कवर किया गया, 3 सेकेंड में कवर किए गए हैं डिस्टेंस कितना, 3 मीटर। अब प्लॉट कर दो ग्राफ, डॉट बनेंगे। डॉट को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आने वाला है। तो कंक्लूजन यहाँ पे हमारा क्या निकला कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है। अब आप बोलोगे कि मैम असर्शन से यहाँ पे क्या मतलब है यूनिफॉर्म मोशन का, तो भाई यहाँ पे हमने P फिजिकल क्वांटिटी को लिया है डिस्टेंस, Q फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ पे लिया है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड है। यहाँ पे स्पीड कैसी है, कांस्टेंट बनी है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा, जो कि टाइम एक्सिस पे कैसा रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे, भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्पीड देती है। तो इस ग्राफ के आप किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालोगे ना, वो क्या आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड ही आने वाली है। आई बात समझ में? सपोज यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं स्पीड, तो डिस्टेंस कितना कवर किया गया यहाँ पे, 3 मीटर। टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। खत्म बात। तो अब आपको क्या असर्शन समझ में आए? बेसिकली मैं यहाँ पे आपको असर्शन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्शन का ही है, कि अगर ग्राफ हम लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का P एंड Q, वो स्ट्रेट लाइन होता है। कब? जब P क्या हो, P और Q का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, अगर P बाय Q का जो रेशियो है वो कितना है, कांस्टेंट है, तो जब आप Q को यहां लेकर के जाओगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q फिजिकल क्वांटिटी के। हमने एग्जांपल में P को लिया है डिस्टेंस और Q को लिया है टाइम,
यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके साथ, टाइम के साथ, कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी आगे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो इसके कारण इनके बीच का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। चाहो तो ऐसे समझ लो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले के रिलेशन, आप बोल सकते हो कि रिलेशन के साथ समझ लो, किसी भी तरीके से समझ लो, बस आई बात समझ। अब रीजन देखते हैं क्या है कि द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स P is inversely proportional to Q और P multiplied by Q is equal to constant। अगर हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के, या P multiplied by Q is equals to constant। अरे भाई जब असर्शन में दिया गया है कि P और Q का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो P और Q को मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, और ना ही P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के। देखो ना यहाँ पे P बाई Q का रेशियो कांस्टेंट है, Q को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या कि रीजन गलत ही है, सही जस्टिफिकेशन सही एक्सप्लेनेशन तो बहुत दूर की बात है, रीजन गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं अपना ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन बिल्कुल सही है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन रीजन क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आई बात समझ। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। सही बात है, जो स्पीडोमीटर है वो क्या करता है, कार की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसको मेजर करता है, ठीक है। रीजन क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बात तो सही है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बात सही है, लेकिन क्या ये बात हमारे असर्शन के बात को एक्सप्लेन कर पा रही है। भाई असर्शन ये है कि स्पीडोमीटर जो है कार का, वो कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। रीजन बोल रहा है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो असर्शन सही है, रीजन भी अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम ऑप्शन बी को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब 18th क्वेश्चन का असर्शन हमसे क्या बोल रहा है कि अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टेक्स अ यू टर्न इन 5 seconds विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दीज 5 seconds इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जो कि स्पीड के साथ आ रही है, कितनी स्पीड के साथ आ रही है, तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, और फिर वो एक यू टर्न लेती है। सपोज कार ऐसे आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, और यू टर्न लेती है वो कुछ ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है जब वो यू टर्न लेगी तो उसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इनिशियली कार आ रही है ऐसे, फॉर सपोज मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ, अब जब कार यू टर्न लेगी तो मेरे लेफ्ट से वो कहाँ जाएगी, मेरे राइट की तरफ। तो कार के मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब, जब वो यू टर्न लेगी कार। तो जिस समय वो यू टर्न ले रही है, तो यू टर्न लेने में कितना समय लगा है, 5 सेकेंड्स लगे हैं। और जो आप बोल सकते हो कि जब वो यू टर्न ले रही है 5 सेकेंड्स में, उस समय कार की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ कार आ रही थी और उतने ही स्पीड के साथ वो क्या कर रही है, यू टर्न ले रही है, ठीक है। नाउ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दीज 5 seconds इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि इन 5 सेकेंड में जब वो यू टर्न ले रही है कार, इन 5 सेकेंड में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि असर्शन सही भी है या नहीं है। हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये वो वाला टाइम है जो कि वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है। अब हमने देखा कि इनिशियली जो कार है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। यू टर्न के बाद और यू टर्न के समय भी उसकी स्पीड कितनी है, उतनी की उतनी है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं है, स्पीड में चेंज हुआ ही नहीं है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होगा, 0 होगा, तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सपोज 5 सेकेंड में जब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो 5 सेकेंड के पहले वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही है। तो 25 माइनस 25 टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड लगे हैं। तो ये तो कुछ अलग ही समस्या आ जाएगी, 0/5 हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इतना नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो गलत होगा, ऑप्शन डी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, असर्शन गलत नहीं है। इनफैक्ट इस सवाल के ऊपर आप एक स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऐसे सवाल में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। माना कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, यू टर्न लेने के पहले भी, यू टर्न के दौरान भी और उसके बाद भी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हो रही है ना। अब आप बोलोगे कि मैम वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, तो अच्छा ये बताओ, जब हमारी कार यू टर्न ले रही है तो उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है क्या? कार आ ऐसे रही थी, यू टर्न लेकर के वो जा ऐसे रही है, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इस सेशन की स्टार्टिंग से ही हम यही पढ़ते आए हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा उसके पास। तो माना कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, कार आ भी रही थी 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, यू टर्न में भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही है और यू टर्न लेने के बाद भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही है। लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो तो चेंज हो गया ना। अगर आप कार के मोशन के एक डायरेक्शन को आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। चलो हम मान के चलते हैं कि जिस समय कार आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ, उस समय उसके डायरेक्शन, उसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, नेगेटिव है। भाई अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव लोगे, इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लोगे, बात तो बराबर ही है। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जो कार के मोशन का जो डायरेक्शन है इनिशियली वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अब कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, -25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यू टर्न लेने के बाद हुआ क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? हाँ हुआ, ऑपोजिट हो गया। यानी कि 5 सेकंड के बाद में जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आप 25 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकेंड और ये वाली वेलोसिटी +25 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का, मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो कार आ ऐसे रही थी, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -25 मीटर पर सेकेंड है। यू टर्न लेने के बाद में कार की जो डायरेक्शन है मोशन का वो कैसा हो गया, ये हो गया है। तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, +25 मीटर पर सेकेंड। तो अब लगाओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये गलत आएगी वैल्यू, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है कार की, 25 मीटर पर सेकेंड आई है, माइनस, ये कौन सा माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -25 मीटर पर सेकेंड है। तो ब्रैकेट में -25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड लगे हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस बाय 5 कितना हो जाएगा, 25 + 25 कितना होता है, 50, 50 बाय 5 कितना हो जाएगा, 10। तो आपका जवाब कितना आ गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ? इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, यू टर्न ले रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 5 सेकेंड कितना होगा, इतना ही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। आई बात समझ? अब रीजन क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सही तो बात है। एक बात बताओ, असर्शन को हमने सही है या नहीं ये कैसे पता किया? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के ही तो किया है ना। इसका मतलब क्या कि जो रीजन है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। खत्म बात। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में बच्चे घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना वो लेना भूल जाते हैं कि भाई अगर हम ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो यू टर्न लेने के बाद में जो डायरेक्शन होगा कार का या ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है मोशन का। इसीलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 का असर्शन हमसे क्या बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पहली बात तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते कब हैं? जब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए जा रहे हों तो वो मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। और ऐसे केस में ही हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। अगर ऑब्जेक्ट हाईवे पे दौड़ रहा है, एक स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जहाँ पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? वो चेंज होता जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का एक अल्टीमेट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्या ये फॉर्मूला सही है? पहली बात तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़ाया है मैंने आपको। और ये फॉर्मूला कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट के मोशन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, लेकिन आप बोल सकते हो कि एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रही हो। डेफिनेटली वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है मोशन में। तभी तो वो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, जिसके कारण थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती है थ्रू आउट द मोशन, तो हम ऐसे मोशन में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? 2 के साथ। तो रीजन क्या दिया गया है? ये हिज नहीं होगा, ये दिस होगा। सो दिस फॉर्मूला applies when the velocity of a body is changing at a constant acceleration only। एक constant acceleration के साथ में क्या हो रहा है? velocity change हो रही है ऑब्जेक्ट की, तभी ये फॉर्मूला लगता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये constant acceleration का मतलब क्या है? एक बात बताओ, अभी जो हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन भाई देखो, जहां वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर किए गए हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा मोशन में, इसका मतलब क्या कि मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या? जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन तो आएगा। लेकिन अगर अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। तीसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है। फोर्थ सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो भी आया है वो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। आई बात समझ में कि वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आया, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है ऑब्जेक्ट की, लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। तो यही तो मैंने भी आपसे बताया था कि ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी चेंज हुई हो ऑब्जेक्ट की उसके मोशन के दौरान। तो हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, खत्म। तो बात बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या? ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घबराइएगा मत, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती है मोशन में, तभी तो हम एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? लगाओ वो वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, खत्म कहानी। चलिए, ये आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है इसलिए आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ईदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सही बात है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कैसी हो? सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा? कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो ए से कहाँ तक गया है? बी तक गया है। कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया?
तो सपोज उसने किया है 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर, इसके बाद में बी पर जाकर के वो रुका नहीं, बी पर जाकर के वो वापस ए पे आया और ए पे आने के बाद भी वो रुका नहीं, वो कहाँ आ गया, सी पे आ गया। तो ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 20 मीटर। बी से दोबारा ए तक आने में उसने अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। लेकिन ए से बी तक या बी से सी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ए से बी तक आने में और बी से दोबारा ए तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्यों हुआ डिस्प्लेसमेंट 0? क्योंकि मैंने आपको बताया कितना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन के ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो जब ऑब्जेक्ट घूम करके वापस जाएगा तो घूम के वापस जाने वाला जो डायरेक्शन होगा उसे आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, 20 मीटर लगा। तो बी से ए तक आने में, वापस आने में डिस्प्लेसमेंट कितना लगेगा, -20 मीटर लगेगा। इसका मतलब क्या कि ए से बी तक आप आए, बी से आप दोबारा कहाँ आ गए हो, ए पर आ गए हो। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पे आया, बी से वो वापस ए पे आ गया, तो ए तक आने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ए से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी और ए पर ही वो घूम के वापस आ गया। इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लोगे। तो ये हो गया पॉजिटिव 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया नेगेटिव 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए तक पहुंचने पे कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ए पे आने के बाद क्या उसकी जर्नी खत्म हो गई थी, नहीं, वो और आगे गया, सी तक गया। और सी तक कैसे गया, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब जरा मुझे ये बताओ कि ए से सी तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 10 मीटर या -10 मीटर, -10 मीटर है ना, -10 मीटर। क्यों? क्योंकि इस वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया था, तो ऐसे वाले डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से सी गया है तो वो ये वाले डायरेक्शन को ही तो फॉलो करके गया है ना, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो ए टू सी तक डायरेक्शन, या बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, -10 मीटर। इसका मतलब क्या कि इस पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी कौन सी, ए से बी तक, बी से ए तक और ए से सी तक, इस पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -10 मीटर होगा। इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 वाला केस भी हम देख चुके हैं, और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करके, 10 मीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा, +10 मीटर, खत्म बात। तो डिस्प्लेसमेंट के तीनों ही केसेस हम देख चुके हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं रीजन की, कि रीजन क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। तभी तो डिस्प्लेसमेंट के एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों होता है। लेकिन क्या ये चीज़ हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही है? कर पा रही है क्या? आप खुद सोचो, अगर असर्शन में, मतलब अगर जो भी असर्शन दिया गया है उसका रीज़न आपसे कोई पूछता तो आप क्या बोलते हैं कि मैम डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ना क्या पाथ फॉलो किया गया है उससे कोई मतलब नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे मतलब होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया था, वो कौन से किस पाथ को उसने, वो पाथ सर्कुलर था, स्ट्रेट लाइन था, वो कैसा था, उससे कोई मतलब नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे। तो आप यहाँ पे खुद ही समझिए कि ऑब्जेक्ट ने इस एग्जाम्पल में अपनी जर्नी ए से शुरू करी थी, बी पे गया, वापस ए पे आया और अल्टीमेटली उसने अपनी जर्नी खत्म कहाँ करी, पॉइंट सी पे करी। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की सी है। तो इन दोनों ही पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही तो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। उसको कोई मतलब नहीं था कि ऑब्जेक्ट पहले बी पे गया था, वो दोबारा जो है ना ए पे आया है, फिर वो सी पे गया। इसका मतलब क्या
कि रीज़न जो बात बोली गई है रीज़न में वो बात बिल्कुल सही है कि डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, लेकिन ये रीज़न हमारे असर्शन को ना एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कोशिश यहाँ पे बहुत अच्छी की गई थी कंफ्यूज करने की कि भाई डिस्प्लेसमेंट को का बोल सकते हो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इस चक्कर में डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिसाइज रीजन क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं होता है पाथ से, उसे सिर्फ मतलब होता है कि क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे मतलब होता है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी को चूज करके हम आगे बढ़ेंगे कि दोनों ही चीज़ें सही बोली गई हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि when the displacement of a body is directly proportional to the square of the time, then the body is moving with uniform acceleration। जब डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट का बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टाइम के स्क्वायर के साथ, तो बॉडी मूव करती है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, कैसे, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो शॉर्ट में लिख रही हूं मैं अभी डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट और टी का स्क्वायर। सपोज इस टी स्क्वायर को हम नीचे ले आए तो कितना हो जाएगा, डी बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट के। आई बात समझ। अब एक बात बताओ, डी बाई टी के स्क्वायर का क्या मतलब है कि डी अपॉन टी इंटू टी। भाई टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी इंटू टी। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, वेलोसिटी लिख दूंगी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये पूरा क्या चल रहा है, कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक है ना। बगल में इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपना कितना आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यही तो असर्शन बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के, तो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चलती है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चलती है। क्या ये बात सही है। तो देखो ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है टाइम के स्क्वायर के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हमने कांस्टेंट लगाया है के, टी स्क्वायर को हम नीचे ले आए, ठीक है, टी को खोल दिया तो टी इंटू टी हो गया। एक डी बाई टी कितना होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो डी बाई टी की जगह हमने लिख दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यही चीज़ तो बोली गई है, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में आगे बढ़ेगी, ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेस विद टाइम एक्सेस गिव्स एक्सेलरेशन। सही बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। एक ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होगा। बात तो सही है। एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। नहीं भाई, वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि तब भी एक्सेलरेशन आएगा। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन आएगा। तो ये गलत बात है रीजन की कि एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। गलत बात है ये बिल्कुल कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक एथलीट है जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या है, एग्जाम्पल है एक एक्सेलरेटेड मोशन का। सही बात है,
If a boy moves with a velocity of constant magnitude along a circular path, the change in his velocity is due to the change in the direction of motion. सही बात है, अगर एक लड़का क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वेलोसिटी के कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, तो वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही बात है, तभी तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और तभी मोशन कैसा हो रहा है? एक्सेलरेटेड। यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। इसका मतलब क्या? ऑप्शन ए को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व करे सबको समझ में आए होंगे। तो इस सेशन के लिए भाई इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो हमारा सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी आ रहा है आपके टर्म 1 में, तो उनके ऊपर भी हम कुछ, मतलब उस चैप्टर के ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? आप विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। जैसे आप विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 9th की फिजिक्स देखनी, तो क्या करोगे? क्लास 9th पे जा करके क्लास 9th फिजिक्स को आप टैप करोगे या क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 9th फिजिक्स एनसीईआरटी बाय विभूति खरे शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या हमने क्लास 9th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है मोशन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो कुछ ऐसे आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर